गाज़ियाबाद के खोड़ा में एक बहुत सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। ये मामला युवक के साथ कुकर्म करने का है। शराब पिलाकर जो खोड़ा के रहने वाले हैं पीड़ित का हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ हैं। उनसे पूरी घटना की जानकारी लेंगे, क्योंकि इस मामले में पुलिस का जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा संजीदा आ रहा है। और पूरी तरह से पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि समाजवादी के एक बड़े नेता के इशारे पर ये तमाम काम उनके साथ किया गया। कुकर्म का जो वीडियो बनाया गया और उसको वायरल कर दिया गया, शराब पिलाकर उनके साथ कुकर्म किया गया। और ये सारा जो खेल रचा गया है ये समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के इशारे पर किया गया है, जिनका यहाँ पर गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर एक अच्छा खासा रुतबा है। शराब माफिया भी उन्हें बताया जाता है, शराब के एक अच्छे व्यापारी हैं वो। पुलिस का पूरा संरक्षण उन्हें मिला हुआ है, पीड़ित का ऐसा कहना है, क्योंकि ये एक राजनीतिक छवि वाले हैं पीड़ित जो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए इस पूरे षड्यंत्र रचा गया। उन्हीं से पूरी आगे की कहानी जानेंगे। आप ये बताइए कि पूरी घटना का शुरुआत क्या है और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जो कुकर्म की जो घटना आपके साथ घटी है। देखिए, मैं 14 वर्षों से समाजवादी पार्टी का कार्य करता रहा और 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जितेंद्र यादव उर्फ जीती समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। पहले बीजेपी में थे, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और सरकार बनने के बाद उन्होंने शराब गांजे का काम शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी और मेरी कभी बनी नहीं। ये तनातनी हमारी पूरी 5 साल सरकार रही, 5 साल चलती रही। लेकिन आज से ठीक 4 महीने पहले मैंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं दागियों की संख्या उसमें बढ़ती जा रही थी। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। अभी पिछली 27 अप्रैल को उनके 3 नौकर मेरे घर पर आए, जिनको मैं अच्छी तरीके से भली भांति परिचित था, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये प्लानिंग के तहत आए हैं। वो मेरे घर आए, उन्होंने मेरे से आके कहा कि भाई पार्टी करनी है। दारू की बोतल लेके आए थे। मैंने उनसे कहा कि भैया शाम को मिलेंगे, शाम को बैठेंगे, लेकिन वो जिद करने लगे। हम वहीं चारों लोग बैठ गए, पीना खाना करने लगे। उसके बाद उन्होंने एक बोतल और मंगा ली। उस बोतल में से डेढ़ 2 पैक लेने के बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं अगले दिन उठा तो मेरे पड़ोसियों द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि तुम्हारी कोई वीडियो चल रही है। मैंने उनसे पूछा भाई कैसी वीडियो है, क्या है मामला, तो वो बोले हमें जानकारी नहीं है, आप पता कर लो। फिर मेरा एक दोस्त है आफ्ताब अली, उसने मुझे उस वीडियो के बारे में बताया। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये जो वीडियो चल रही है कहीं से उपलब्ध कराओ, ताकि पता तो लगे वीडियो में क्या है। जब उसने वो वीडियो किसी से ली और उसने मुझे दिखाई तो वो वीडियो मेरे घर के अंदर जो उसी दौरान 27 अप्रैल को बनाई गई थी। ये मेरे खुद के निवास पे हुआ था। मेरे बच्चे मायके गए हुए थे अपने और मेरे घर पे ही हुआ था। ये पीड़ित जो है उनकी वाइफ भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी इस मामले में पूरी जानकारी लेंगे कि उनको किस तरीके से इसका पता चला और पता चलने के बाद सबसे पहले क्या किया गया, पुलिस की कार्रवाई कैसी रही इस मामले में। जब आपने वीडियो वायरल होने की आपको जानकारी मिली, इसको ज़रूर इसमें इन्वॉल्व किया होगा, पुलिस से मालूमात की होगी, उनको बताया होगा, तो पहली बार में पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की। देखिए, मेरे को जब ये वीडियो की मुझे जानकारी हुई तो पहली बात तो ये कि मैं एकदम सदमे में आ गया था। मैंने पुलिस कार्रवाई ना करके मैंने अपने प्राण ख़त्म करने की ठान ली थी कि शायद मैं मर जाऊंगा अब तो ही ठीक है, क्योंकि जीने का कुछ बचा नहीं। फिर उसके बाद जितेंद्र यादव जीती मेरे घर पे आया और मेरे चरणों में लेटने के बाद मेरे से कहने लगा कि भाई गलती हो गई, जो होना था वो हो गया, वो तो वापस आएगा नहीं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, जो तुम्हें करना था तुम कर चुके, लेकिन अब मुझे इस मामले में कुछ नहीं करना। मेरी आप लोगों से विनती है, अगर आप इस मामले को वीडियो को रोक सकते हो और इस मामले को दबा सकते हो तो बस इसी को दबाने का कष्ट कर लो, और मैं इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। तो यही बात करते करते 27 अप्रैल की 28 तारीख की रात 10 बज गए। उसी दौरान ये लोग मुझे जितेंद्र शर्मा जी के प्रॉपर्टीज के ऑफिस पे लेकर आ गए और वहाँ फैसले की बात करने लगे। वहीं फिर मैंने फैसले को मना कर दिया। मैं बोला मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, मेरे बच्चे कल जब आ जाएंगे उसके बाद मैं देखूँगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी दौरान खोड़ा थाने के जो खोड़ा गाँव चौकी के इंचार्ज हैं शैलेंद्र सिंह, वो आए और मेरे से कहने लगे अग्रवाल क्या मामला है। मैं बोला सर कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि ये मामला ज़्यादा उछले या लोगों को पता लगे, मैं दबाने की कोशिश करने लगा। मगर शैलेंद्र सिंह मुझे पूछताछ के बहाने थाने ले गए और उन्होंने मुझे 26 घंटे फिर हिरासत में रखा। कहने लगे जितेंद्र यादव से फैसला कर लो, नहीं तो पोस्को एक्ट में आप ही जेल जाओगे। मतलब घटना भी आप ही के साथ हुई और पुलिस ने दबाव भी आप ही के ऊपर बनाया। दबाव नहीं, मुझे अनलीगल तरीके से 26 घंटे बंद रखा। और जब सीओ अनिल यादव जी को इसकी जानकारी हुई तो वो थाने पर आए और थाना अध्यक्ष जयप्रकाश चौबे जी भी उनके साथ थे। उन्होंने आके मेरे से पूरी घटना की जानकारी ली। मैंने उन्हें बताया सर ऐसे ऐसे हुआ है, और उन्होंने तीनों आरोपियों को भी थाने बुलवाया और फिर उनसे पूछताछ की तो मेरा मामला सही पाया गया। तो उन्होंने शैलेंद्र सिंह को लताड़ लगाते हुए FIR दर्ज करने के आदेश करे, मगर फिर भी
उनको एक पीसी में जाना था, वो एक पीसी में जा चुके थे। तो शैलेंद्र सिंह ने फिर भी मुझे जितेंद्र यादव और जीती और बंटी चौहान का एफआईआर में नाम नहीं लिखने दिया। कहने लगे कि ये 120B की कार्रवाई है, ये हमारी चार्जशीट में नाम खुलते हैं, एफआईआर में नहीं। ये जो कुकर्म जो किया गया जिस वक्त इसकी वीडियो बनाई जा रही थी, शराब सिर्फ आपको शराब पिलाई गई थी या शराब के नशे से भी बढ़कर कुछ और आपको खिलाया पिलाया गया था जिससे आपको पता नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है, या फिर आपको कुछ मालूम था, कुछ लग रहा था कि आपके साथ कुछ गलत घट रहा है? देखिए, जिस समय हम शराब पी रहे थे तो नीचे ना हमारी जो मकान मालिक है, मैं किराए पे रहता हूँ, हमारी जो मकान मालिक है ना, उनको अपने बच्चे पे बार बार चिल्लाने की आदत है। तो वो बार बार किसी को आवाज़ लगा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे बुला रही हैं, तो मैं बार बार उठ के बाहर जा रहा था। अगर इस दौरान उन्होंने मेरे जो दारू का पैक था या पानी था या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी रही होगी, अगर उस दौरान उन्होंने शराब से अलग उसमें कुछ मिलाया होगा, तो मैं इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता। कुल मिला के कितने आरोपियों को आपने इसमें नामजद कराया? पुलिस ने अब तक कितनी गिरफ्तारी की है और कितने लोग इसमें अभी भी गायब हैं? मेरा जो इसमें नामदर्ज कराने का था वो 5 लोग थे। 3 लोग तो वो थे जिन्होंने इस काम को किया और 2 लोग वो थे जिन लोगों ने इस काम को षड्यंत्र के तहत करवाया था। मगर पुलिस ने मुझे उन 2 आरोपियों का, जो मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि उनमें एक बाहुबली नेता भी है, शराब माफिया है और अच्छा पैसे वाला भी है, तो उसका नाम ना पुलिस मुझे आज लिखने दे रही है और ना पुलिस ने मुझे उस दौरान लिखने दिया। लेकिन उसमें मुख्य आरोपकारी जो है वो जितेंद्र यादव उर्फ जीती और उसका चेला बंटी चौहान है। अच्छा, एक सवाल मैं इसका जवाब ये जानना चाहूँगा कि मतलब अगर 3 लोगों को आपने बताया जो उस वक्त मौके पर आपके साथ थे, जो घटना में पूरी तरह से शामिल हैं, इस पूरे कर्म की जो वीडियो बनाई और उसके बाद जो कुछ भी किया उसमें शामिल थे, लेकिन जो बाकी 2 लोग हैं उन पर आप किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि वो इस पूरी षड्यंत्र को उन्होंने रचा है? इसकी क्या मतलब कुछ सबूत है ऐसा? देखिए, सबूत की बात यह है कि शाम को 28 अप्रैल की, जिस दिन ये घटना खुली वीडियो की, तो जितेंद्र यादव और जीती मेरे घर पे आए। मेरे को 50 गज का राहुल विहार 25 फुटा पे प्लॉट देने लगे और 2 लाख रुपए बिजनेस के लिए और एक बाइक देने लगे, जिसके प्रियदर्शी गवाह जो हैं विकास गुप्ता जी और जितेंद्र शर्मा हैं, जो उनके साथ आए थे। मेरा बस कहने का यही मतलब है, उन्होंने इस बात को, देखिए उनके वो नौकर थे, नौकर के लिए मालिक ये कह सकता है कि बेटा बच्चों से गलती हो गई, तू उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन एक इतनी बड़ी फैसले में इतना बड़ा धन देना कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान लगाता है। दूसरी बात यह है कि वो लड़के जो हैं वो किराएदार हैं। किराएदार के पीछे मालिक इतना बड़ा दानी तो नहीं है कि 30-35 लाख रुपए फैसले में दे देगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो फैसले में ही देना चाहते थे, अगर वो मुझे दानी करना चाहते थे, तो उन्हें यह कहना चाहिए था, अग्रवाल तेरे साथ इतना बुरा हो गया, तू समाज में कैसे जिएगा, ले मेरी तरफ से 50 गज का प्लॉट ले और आराम से अपनी चैन की ज़िंदगी बिता और इन आरोपियों पे कार्रवाई कर, मैं तेरे साथ हूँ। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है उस पूरे घटनाक्रम को एक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया, मतलब ये कि पहले से इस सबको प्लान किया गया था और शायद इसीलिए पुलिस इसमें उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को तैयार किया। पुलिस उन लोगों को बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं कर रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो है जो वीडियो में साथ में हैं। अगर हम ये बात करें कि पुलिस आपको लिखने से, नाम लिखवाने से रोक रही है, तो क्या वजह लग रही है इसकी? क्यों पुलिस उन्हें बचाना चाहती है? ये बात जितेंद्र यादव ने मेरे घर पे ही कही थी, जिस समय मैंने फैसले की उनसे मना कर दी थी कि भाई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ का तो सवाल ही नहीं बनता, जब मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो कॉम्प्रोमाइज़ कैसा। तो उसने ये कहा था कि अग्रवाल बाहर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी बेइज्जती होगी, जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा अगर मैं पुलिस को भी दे दूंगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे कानून पर भरोसा है, तुम्हारा बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हें जेल भिजवा के ही मानूंगा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें कोई आपको षड्यंत्र जो दिखाई दे रहा है वो किस वजह से लग रहा है कि वजह क्या हो सकती है? आपको मतलब क्यों निशाने पर लिया गया, ऐसा करवाया गया, उसकी वजह क्या लग रही है? देखिए, वजह उसकी 2 हैं। एक तो वो शराब माफिया हैं, जो मेरा चुनावी क्षेत्र है और उनका भी चुनावी क्षेत्र एक ही है। वो वहाँ से एक बार BDC रहे, एक बार उनके चाचा का लड़का पिछली बार क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है और पिछली बार मेरा भी मन था, लेकिन वो OBC सीट हो गई थी, मैं जर्नल में आता हूँ। अब के वो कन्फर्म जर्नल सीट है और मेरी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत थी। दूसरा ये है कि पिछले महीने मार्च के महीने में मैंने अपनी फेसबुक से एक पोस्ट डाली थी कि शराब माफियाओं के खिलाफ युवा जागरूक समिति करेगी अब आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। उसकी वहाँ पे 8 दुकानें हैं उसी क्षेत्र में शराब की। तो उसी दौरान मैंने वो फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, तो वो शेयरबाजी ज़्यादा हुई थी क्योंकि दैनिक जागरण में प्रमुखता से एक फ्रंट पेज पर वो छापा था, उसी को मैंने शेयर किया था और अपनी लाइनें भी लिखी थी कि मैं इसके खिलाफ कल से एक बहुत ही तेज़दार आंदोलन शुरू करूंगा। तो उसी दौरान कप्तान साहब जो थे हमारे गाजियाबाद के, उन्होंने CO साहब का फ़ोन किया कि भाई अग्रवाल को खोड़ा में कोई समिति है वो आंदोलन करने जा रही है, इन शराब माफियाओं की तुरंत धरपकड़ करो। तो बहुत तेज़ तर्रार तरीके से CO अनिल यादव जी के और जयप्रकाश चौबे जी ने शराब की दुकानों को बंद कराया था। तो हो सकता है कि एक चुनावी रंजिश
और एक चुनाव लड़ना और एक ही शराब माफिया के खिलाफ जो मैंने आंदोलन की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं उसको इन्होंने एक टारगेट बनाया हो मुझे। समाजवादी पार्टी से आप आज भी जुड़े हुए हैं या अभी छोड़ दिए पार्टी? नहीं, जब समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हुई थी तो उस दौरान मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा दिल टूट गया था कि नेताजी के साथ जो बर्ताव चल रहा था उस समय कहीं ना कहीं उससे मुझे आहत हुई थी, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया था। इस पूरे मामले पर नेशनल दस्तक पिछले लगातार 4 दिनों से नज़र बनाए हुए था। पीड़ित लगातार नेशनल दस्तक के संपर्क में थे और बताते चले जा रहे थे कि कब किस तरह की कहाँ कार्रवाई हो रही है। और हम इस पूरे मामले पर इसलिए नज़र बनाए हुए थे क्योंकि मामले की विश्वसनीयता को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने पहले ये पता किया कि जिस वीडियो की बात की जा रही है क्या वो सच में वायरल हुआ है या नहीं। पुलिस की कार्रवाई भी बहुत ज़्यादा संदेहास्पद रही। पुलिस ने जो आरोपी जिनकी बात कर रहे हैं, जो 2 बड़े आरोपी ऐसे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको वाकई गिरफ्तार नहीं किया गया है। खोड़ा जो थाना है, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, उनका संरक्षण उनको मिला हुआ है। चाहे ये कहें कि राजनेताओं ने पुलिस को संरक्षण दिया हुआ है या पुलिस ने राजनेताओं को संरक्षण दिया हुआ है, उसके चलते इस मामले में बहुत ढीली ढाली कार्रवाई चल रही थी। पीड़ित की वाइफ इस वक्त हमारे वो भी साथ हैं, उनसे पूछेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, आपको कब इस घटना का पूरा पता लगा? जब आप वापस आए थे या फिर फ़ोन पर आपको बताया गया? फ़ोन पे बताया गया था 29 तारीख को मुझे सुबह 8 बजे। अच्छा, जो आप मायके गई थी तो ये अचानक से जाना हुआ था या फिर आप किसी को, मतलब आपको लगता है कि किसी को पता चल चुका था कि इस वक्त ये घर पर अकेले हैं? ये बात तो सबको पता थी क्योंकि मैं 2-4 दिन पहले गई थी। फिर मैं 24 तारीख को घर से शादी में आके सब इनके दोस्तों को पता था कि मैं मायके जा रही हूँ। शराब पीने के बाद ऐसा हुआ है, तो ये पहले कभी अगर शराब पी इन्होंने तो क्या वाकई कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बेहोशी के नशे में रहे हों? ऐसा कुछ कभी आपने महसूस किया? आप बीवी हैं, ज़्यादा वक्त आपका साथ गुजरा? नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादातर पी लेते हैं तो ये बाहर चाहे अंदर आके सो जाते हैं आराम से। जो लोग जिन पर ये पूरा इल्ज़ाम लगा है वो पहले कभी घर पर आते जाते रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा था क्योंकि वो कभी ऐसे लगते भी नहीं थे, इसीलिए हम जानते भी नहीं थे कि वो ऐसा कांड करेंगे। ये तो देखो वीडियो में तो साफ दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा नशे की हालत में ये किया गया है। अगर व्यक्ति अब खुद कहेगा तो वीडियो भी अपलोड नहीं होने देगा। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें इनका वीडियो डाला गया, उसमें ये बोला जा रहा है कि मतलब ये एक सहमति से है और वो लोग इस बात को धीरे धीरे उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितेंद्र अग्रवाल जो नाम है वो खुद ऐसा करवा रहे थे। तो आपको लगता है, आपके खुद के पति हैं, आप सबसे ज़्यादा साथ रही हैं, क्या ऐसा है? नहीं, मुझे तो 10 साल हो गए इनके साथ रहते रहते, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। कुछ एक वीडियो जो इनका जो वायरल किया गया था वो एक ग्रुप में भेजा गया था। उस ग्रुप में जो वीडियो भेजने के बाद नीचे ये लिखा गया था कि कौन कह सकता है कि ये कुकर्म है, ये पूरी तरह से सहमति से किया गया काम है। ये वीडियो हमें मिला और उस पर वो टेक्स्ट भी मिले, उसी आधार पर हमें जांच कुछ किसी और एंगल से करनी पड़ी। पीड़ित इस वक्त साथ हैं पुलिस से। अभी आप पुलिस कार्यालय से आ रहे हैं, किससे मुलाकात करके आए? मैं कप्तान साहब के यहाँ गया था, लेकिन वहाँ पता लगा वो बैठे नहीं हैं। फिर मैं एसपी सिटी साहब के यहाँ गया तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। पहले भी इस मामले में आप अधिकारियों से मिल चुके हैं, अभी आप आज का जवाब मिला आपको? आज उन्होंने एसओ साहब से पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई चल रही है, वीडियो वायरल रोकने के लिए तुमने क्या कदम उठाए। तो उन्होंने कहा कि हमने सभी नंबरों को सर्विलांस पर भेज दिया है। तो एसपी सिटी साहब ने उनसे कहा कि भाई वीडियो वायरल की जांच सर्विलांस में नहीं होती है, वो साइबर सेल पे भेजना पड़ेगा। आपको यही जानकारी नहीं है कि वीडियो वायरल का जांच कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी। चलो इस काम को अब मैं ही देखता हूँ। अच्छा, जब से ये मामला पूरा उठा है, आप इस पर लगातार कार्रवाई किए हुए हैं, क्या लगता है जो आरोपी जो हैं, क्या उनसे कोई खतरा है आपको? जैसा कि वो राजनीतिक संबंध रखने वाले लोग हैं, तो इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बावजूद भी आप इस मामले को इतने ऊपर तक उठाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक खतरे का सवाल है तो मेरा जो अपना जीवन कैरियर था वो तो सब उन्होंने नष्ट कर दिया। अब एक जान बची है, अगर उसे ले भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं इंसाफ की ये लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। पूरे मामले पर पीड़ित से हमने बात की है। खोड़ा के अंदर ये जो खोड़ा थाना है, वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, उनका रवैया इस मामले पर बहुत ढीला ढाला है। और ये बिल्कुल सही बात है कि पीड़ित पिछले कई दिनों से लगातार परेशान है, उनको घर पे जा कर धमकियाँ दी जा रही हैं। आपसे जब मेरी फ़ोन पर एक बार बात हुई थी तो आपने बताया कि वो आपके घर पर आते हैं और आपको धमकाने की कोशिश करते हैं, केस वापस लेने की बात करते हैं। जी, वो सुबह 6 बजे आए थे तो यूँ कह रहे थे वो बच्चे हैं, जबकि मैं यहाँ थी नहीं। ये बच्चे हैं, गलती हो गई है, इन्हें माफ़ कर दो।
फिर इनसे ये बात कह रहे थे कि क्या कहते हैं अपने बच्चे और बीवी की तरफ देखो, तो इसका मतलब वो सरासर हमें धमकाने आए हैं इधर, ये बात है। और इन्हें पता है, इनसे बात हुई थी। तो आपको लगता है कि इस मामले को अगर आप उठाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज आप मीडिया में भी आ रहे हैं, अखबारों में भी ये चर्चा छप रहा है, तो अगर आगे कुछ होगा तो किसको जिम्मेदार मानेंगे इस सब के लिए? कौन इसका जिम्मेदार होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आगे क्या होता है और क्या नहीं होता अब तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि वो जितना गंदा कर सकते थे वो कर चुके हैं। और बात रही जहाँ तक मेरे पे हमले की, तो देखिए वो पैसे वाला और बाहुबली माफिया टाइप का आदमी है, दारू गांजे का उसका कारोबार है। तो जब वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है जिसको समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके लिए किसी पर हमला करवाना या मरवाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि मेरे को कुछ भी होता है तो जितेंद्र यादव उर्फ बंटी चौहान, ये दो लोग सारा पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। मेरे कहाँ के रहने वाले हैं ये बंटी चौहान? जी, दोनों कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये एक तो प्रॉपर खोड़ा गांव के ही रहने वाले हैं, खोड़ा गांव के लोकल हैं यहीं के, नोएडा के ही, और एक अलीगढ़ जेवर के रहने वाला है बंटी चौहान। तो इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला है, और जो कुछ भी किया गया वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जो पीड़ित है उनकी एक छवि थी, राजनीतिक छवि थी। खोड़ा जो जगह है वहाँ पर बहुत लोग उनको जानते हैं और अच्छा सम्मान है, उस सम्मान को ख़त्म करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया, जो कि बंटी चौहान और जितेंद्र यादव जो दो दबंग जैसे प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया। और इनके साथ शराब के नशे में बाकी कुछ 3 अलग युवकों के ज़रिए कुकर्म का एक मामला इनके साथ करवाया गया, जिसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। जो पुलिस प्रशासन है वो इस मामले में 3 गिरफ्तारियां तो कर चुका है, लेकिन बाकी के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। यहाँ तक पीड़ित से हमें पता चला है कि उनके नाम तक नहीं लिखवाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया है, और अब जब कार्रवाई कराने की बात चल रही है तो उसके बाद भी उनको लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं और धमकी दी जा रही है। इसी के चलते पीड़ित ने नेशनल दस्तक को संपर्क किया, ये मानते हुए कि बाकी का मीडिया अगर इस खबर को नहीं उठा रहा है तो कोई तो निष्पक्ष तरीके से उनकी आवाज़ को उठाएगा, और बेशक कि नेशनल दस्तक उनकी आवाज़ को उठाएगा। पुलिस प्रशासन को ज़रूरत है इस पूरे मामले पर गंभीरता से नज़र रखने की, और जो आरोपी हैं उनको भी निशाने पर रखने की, उनको लगातार ट्रेस करने की। किसी भी वक्त कोई भी घटना इनके साथ घट सकती है, तो क्या पुलिस प्रशासन उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, खोड़ा।